नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और हमारी विशेष पेशकश चंद्र ग्रहण देख रहे हैं। देखिए, आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है और शरद पूर्णिमा का भी दिन है। और किस तरह के संयोग बन रहे हैं, क्या कुछ इसके प्रभाव पड़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ ये देखेगा, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते चलेंगे। लेकिन कई सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं जब इस तरह का ग्रहण होता है। आंशिक ये चंद्र ग्रहण होगा, जिसको लेकर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के प्रभाव चंद्र ग्रहण के बाद पड़ रहे हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। पंडित जी, आंशिक चंद्र ग्रहण है लेकिन शरद पूर्णिमा का दिन और पड़ रहा ये चंद्र ग्रहण जो कि अंतिम है, लेकिन इसका टाइमिंग भी आप बताइएगा और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्रभाव इसके बाद पड़ने वाला है। पंडित जी जी देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि ये साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है और शरद पूर्णिमा पर ये चूंकि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। आप देखिए कि इस महीने में 2 ग्रहण पड़े। एक प्रकार से सूर्य ग्रहण हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और हालांकि ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, यानी बहुत छोटा सा चंद्र ग्रहण है। ग्रहण का अपने आप में बहुत बड़ा फर्क होता है। और आप देखिए कि इस समय आप पूरी दुनिया पर यदि नज़र डालें तो इस समय पूरी दुनिया अशांत है। चंद्रमा चूंकि मन का कारक है, हमेशा हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा गया है चंद्रमा मनसो जायते, यानी चंद्रमा मन का कारक है। तो यदि व्यक्ति के मन पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो व्यक्ति अस्थिर होगा, देश भी अस्थिर होंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं तो इजराइल सबसे बड़ा उदाहरण है। इजराइल जिसकी वृषभ राशि है, वृषभ राशि जिसमें चंद्रमा उच्च का होता है। आप देखिए कि पहले सूर्य ग्रहण पड़ा, अब चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। लगातार युद्ध रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, परंतु युद्ध किसी भी सूरत में नहीं रुक रहा है। कब रुकेगा इसके बारे में भी हम आपको अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि चंद्र ग्रहण का नुकसान बहुत होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कर्म को करना चाहता है, उस पर उसका एक अशुभ प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव कई मामलों में पृथ्वी पर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। आप देखेंगे कि भारत के खासतौर से जो नॉर्थ, उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग हैं, वहाँ पर भूकंप और भूकंप जैसी स्थितियाँ आपको आने वाले 15 दिनों में दिखाई देंगी। बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आपको इस वर्ष में ज़रूर दिखाई देंगी। इसके अलावा जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं, या छोटे शिशु होते हैं, वृद्ध होते हैं, या जो लोग बुद्धि या इमेजिनेशन के कार्य को संपन्न करने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी इस चंद्र ग्रहण का अशुभ असर ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर है कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में पंडित जी हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन पंडित जी, पहले ही हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा युद्ध जिससे दुनिया एक आने वाले समय पर विश्व वॉर के रूप में इसे देख रही है, वर्ल्ड वॉर के रूप में इसे देख रही है, अगर ये इस तरीके से ही बढ़ता गया तो। लेकिन आपने भी बताया कि इसको किस तरह, कब हम थमता हुआ देखेंगे, ये एक अच्छी बात, आपने सस्पेंस क्रिएट किया है। लेकिन हाँ, पर चंद्र ग्रहण के बाद अगर इसमें भी चेंजेस आते हैं या इसको हम थमता हुआ देखते हो तो ये अच्छी खबर होगी। लेकिन आपने ये भी बताया कि प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि उत्तराखंड में भी हमने देखा कि काफ़ी बड़ी आपदा वहाँ पर आई थी और जोशीमठ लगभग तबाह तहस नहसी हो गया था। और जब हमने देखा बारिश का भी सीज़न था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन अभी भी आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में और भी प्राकृतिक आपदाएं इस साल यानी नए साल में हम देखेंगे 24 में। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि चंद्र ग्रहण जैसा कि आप देख रहे हैं कि खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, और खंडग्रास चंद्र ग्रहण का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। 2 कारण हैं। चूँकि भारत की जो राशि है वो कर्क राशि है। पुष्य नक्षत्र में भारतवर्ष जो है वो भारतवर्ष का जन्म हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को। आप देखिए कि वृषभ लग्न और कर्क राशि का देश, सबसे ज़्यादा यदि चंद्र ग्रहण का असर होगा तो आपको दक्षिण एशिया में दिखाई देगा। दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इसके बाद आप नीचे आ जाइए, श्रीलंका, मालदीव्स इत्यादि जो देश हैं, जो भारत का ही, अखंड भारत का ही एक प्रकार से भाग माना जाता है, तो वहाँ पर आपको इसके सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव देखना पड़ेंगे। भूकंप आप देखेंगे कि अफगानिस्तान, ईरान से लेकर पाकिस्तान तक आपको आने वाले 15 दिवस में या 1 महीने में बड़ी प्राकृतिक आपदाएं दिखाई देंगी। चूँकि इस समय मंगल तुला राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तुला राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं,
क्योंकि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के समसम्मुख यानी आमने सामने होते हैं। तो आप देखिए आज मेष राशि में चंद्रमा है और सामने यानी तुला राशि में 3 बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध और मंगल। मंगल का वहां पर बैठना अपने आप में, मेष राशि जिसमें ग्रहण पड़ रहा है उसका राशि स्वामी 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में युद्ध और बढ़ेगा और कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, रेल आपदा हुई, अग्नि कांड आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे। प्राकृतिक आपदाओं में जिसमें भूस्खलन से लेकर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसके अलावा जैसा आपने मेरे से पूछा कि मैंने सस्पेंस छोड़ा है, मैं उस बात को अनादि टीवी के माध्यम से पहले दुनिया में पहली बार बता रहा हूँ, ये भविष्यवाणी अभी तक नहीं हुई है कि 17 नवंबर के बाद जब मंगल का ट्रांजिट तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में होगा, वहाँ से आपको ये युद्ध थोड़ा सा थमता हुआ नजर आएगा। यानी 30 नवंबर तक इजराइल और हमास की जो लड़ाई है यानी गाजा का जो संघर्ष है वो 30 नवंबर तक आपको थमता हुआ जरूर दिखाई देगा। यानी अभी भी 1 महीना और अगर इस भविष्यवाणी को हम माने और इसे हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं पंडित अरविंद तिवारी जी ने 2018 के चुनाव में भी हमारे चैनल पर भविष्यवाणी की थी और चुनाव को लेकर वो भविष्यवाणी हुई थी और वो सटीक बैठी थी। उसको लेकर आप अरविंद तिवारी जी के सोशल अकाउंट पर भी चले जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चल जाएंगी। इसलिए इस भविष्यवाणी को लगभग मैं सत्य ही मान रही हूँ। आप चाहें तो 99% आप गुंजाइश रख सकते हैं, 1% गुंजाइश रख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। बहरहाल मुझे कोई डाउट नहीं है। तो ये 1 महीने का और समय गाजा में इस तरह की स्थितियां हम देखेंगे। बहरहाल पंडित जी, चंद्र ग्रहण पर बच्चों और खास तौर पर गर्भवती महिलाएं ये ज्यादा ध्यान रखती हैं और परिवार में बड़े हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि चंद्र ग्रहण है तो आज ये नहीं करना है, ये करना है। क्या कुछ करना है, क्या कुछ किन बातों का ध्यान रखना है कि जो हमसे गलती ना हो जाए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बाद मैं अपने दर्शकों को बांधे रखने के लिए ये भी बात कर दूं कि इसके बाद एक प्रश्न मेरा होगा जो 2018 के बाद अब हम 2023 में चुनाव के बारे में बात करने वाले। पहले हम बच्चों और महिलाओं को लेकर बात कर लेते हैं। पंडित जी देखिए, ग्रहण काल में खासतौर से बच्चों और महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि इनका मन बेहद कमजोर होता है। क्योंकि जो भी जातक अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं यानी युवा अवस्था में होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, परंतु छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं चूंकि उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है और वृद्ध चूंकि वो बेहद कमजोर स्थिति में होते हैं तो इन पर इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो आप इनको कोशिश करें कि सूतक काल के बाद घर के बाहर ना निकालें। वृद्धों को कोशिश करें कि वो घर के अंदर ही रहें। गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ के स्थान पर गेरू, जो लाल रंग की गेरू आती है, यदि उसको अपने उस पर एक उसकी परत चढ़ा लेते हैं गर्भ पर तो मुझे लगता है कि गर्भस्थ शिशु पर इसका कोई भी अशुभ असर नहीं पड़ेगा। और कोशिश करें ग्रहण काल के दौरान यदि आप भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकें, बहुत ही साधारण मंत्र है तो हमारे सारे दर्शक जानते हैं, ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र का आप जितना जप करेंगे उतना आपको इसके दुष्प्रभाव से आप दूर रहेंगे। पंडित जी, समय जो बताया जा रहा है अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय बताया जा रहा है, मैं चाहूँगी जो सूतक है उसका भी आप हमारे दर्शकों को समय बता दें कि कितने बजे से लगने जा रहा है और चंद्र ग्रहण किस समय पर जो समय रहेगा ग्रहण का वो क्या रहेगा। देखिए, सूतक हमेशा ग्रहण काल से 9 घंटे पहले लगता है और 9 घंटे पहले सूतक लगेगा यानी शाम को 4:06 पे सूतक लग जाएगा। क्योंकि ये ग्रहण हमारे यहाँ जो दिखाई देगा हिंदुस्तान में वो रात को 1:06 से 2:22 के बीच में ये ग्रहण दिखाई देगा जी। बहुत थोड़े से समय का ग्रहण है लेकिन दिखाई पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा। खंड ग्रास है यानी थोड़े थोड़े अंतराल पर ये पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। इसमें एक जो हम कहते हैं उप छाया ग्रहण ये लगेगा लगभग 11:46 मध्य रात्रि से, तो वहाँ से पूरे हिंदुस्तान पर इसका एक प्रकार से प्रभाव दिखाई देने लगेगा और 2:26 पर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद आप स्नान करें या जो भी आपके नित्य कर्म है उसको आप कर सकते हैं।
पंडित जी, यानी जब सूतक काल शुरू हो जाएगा उसके बाद से ही हमें इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने भी बताया कि गर्भवती महिलाओं को किन तमाम जो पैमाने आपने बताया कि अगर गर्भ के ऊपर वो गेरुआ रंग लगा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। और एक और प्रश्न मैं इसमें जोड़ देती हूँ कि कई बार हम बड़ों से सुनते हैं कि किसी भी नुकीली चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को काटने पीटने की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो स्वयं भी इससे प्रभावित होती हैं और उनके गर्भ में पल रहा शिशु भी प्रभावित होता है। तो गेरू इसलिए लगाई जाती है ताकि एक परत आप अपने गर्भ के ऊपर आप डाल लें, उसकी जो अशुभ किरणें हैं या अशुभ प्रभाव है वो गर्भस्थ शिशु तक नहीं पहुंच पाता। यानी हम एक प्रकार की एक लेयर चढ़ा देते हैं अपने पेट के ऊपर, उससे अशुभ किरणें और अशुभ प्रभाव वहां तक नहीं पहुंच पाता। और लाल रंग का ही गेरू क्यों लगाया जाता है, ये समझने की बात है, क्योंकि लाल रंग का गेरू इस प्रकार की जो अशुभ किरणें हैं, अशुभ प्रभाव है, उसको रोकने में सबसे ज़्यादा सहायक माना जाता है। और आप देखेंगे कि उसको हम एक प्रकार से सूर्य के प्रभाव से जोड़कर भी देखते हैं कि सूर्य का शुभ प्रभाव जातक यानी महिला के ऊपर पड़ेगा या उसमें जो गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ेगा, उनको उससे बहुत लाभ होगा। दूसरा जो आपका प्रश्न था, नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल, और ख़ासतौर से खान पान या किचन से हम दूर रखते हैं गर्भस्थ महिलाओं को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कोई भी नुकीली चीज़ का आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को कष्ट होता है। तो चंद्रमा को कष्ट ना हो और उस कष्ट का प्रभाव आपके ऊपर किसी भी सूरत में ना पड़े, तो उन सब से बचाने के लिए हम यानी गर्भस्थ जो महिला हैं जिनके पेट में शिशु है, उनको निवेदन करते हैं कि आप कृपया कर नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें, अपने पास भी कोई नुकीली चीज़ ना रखें, ताकि आपके ऊपर और संतान के ऊपर उसका अशुभ प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, क्योंकि भोजन को लेकर भी हमेशा बात की जाती है कि क्या सूतक काल में किन को भोजन करना चाहिए, किन को भोजन नहीं करना चाहिए। तो गर्भस्थ शिशु वाली जो महिलाएं हैं वो किसी भी समय पानी भी पी सकती हैं, लेकिन पानी, भोजन या कोई भी चीज़ हो उसमें तुलसी का पत्र, देखिए अभी 4 नहीं बजा है, 4 बजे से पहले पहले तुलसी पत्र को तोड़कर आप रख लीजिए, जिसको हम तुलसी का दल भी कहते हैं जी। संभाल के रखिए, उसको पानी में रखिए। भोजन जो आप लेने वाली हैं या लेने वाले हैं आप उसमें डाल के रखिए। उसके अलावा आप कोशिश करिए कि अपने आप को जितना घर के अंदर रख सके, ताकि अशुभ किरणें और अशुभ ग्रहण का आपके ऊपर दुष्प्रभाव बिल्कुल ना पड़े। बिल्कुल, तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है, विशेष तौर पर हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते ही जा रहे हैं और पंडित जी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्र ग्रहण को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि इस समय पर हमें कुछ चुनिंदा बातें होती हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। सूतक लग जाने के बाद हम खाना नहीं खाते हैं और उसके बावजूद भी ये ध्यान रखना होता है कि ग्रहण जब ख़त्म हो जाता है तो तब भी बचा हुआ खाना आप उपयोग ना करें। खास तौर पर जब अगर कई बार हम देखते हैं कई लोग नहीं मानते पंडित जी, आज के हमारे युवा जनरेशन, मॉडर्न ज़माने के लोग इन तमाम चीज़ों को नहीं ध्यान रखते हैं, तो इसको लेकर आप क्या समझाएंगे, कितना इम्पोर्टेंट है इस बात का ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण को मानना? कई लोग नहीं मानेंगे, वो निकल जाएंगे 4 बजे के बाद जो टाइमिंग है उसमें भी वो बाहर ही नजर आएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, आप वैज्ञानिक रूप से आप देखना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के दौरान, खास तौर से जब चंद्र ग्रहण का जो सूतक लगता है यानी 9 घंटे पहले आप भोजन की कई सामग्रियां, या मैं आपको बताऊं आप केवल पानी को ही देख लीजिए, यदि पानी की भी आप माइक्रोस्कोपिक जांच करा लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर से माइक्रोस्कोप आ गए हैं जो कि किसी भी देख को बता सकते हैं कि अमुक समय में इतने जीवाणु थे और अमुक समय में इतने जीवाणु हैं। यानी आप देखिए कि इस समय यानी 4 बजे से पहले आपका जो साधारण जल है उस जल में कितने, आप माइक्रोस्कोप से देख लीजिए कितने जीवाणु उसमें कीटाणु हैं, और उसके बाद से लेके जब तक वो ग्रहण काल समाप्त ना हो जाए तब तक आप उसको बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोपिक जांच करा लीजिए, उसमें आपको असंख्य मात्रा में जीवाणु और कीटाणु उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। तो आप सोचिए कि क्या आप ऐसी चीज़ को ग्रहण करना पसंद करेंगे जिसमें बहुत सारे इस प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाए। ये इसीलिए कहा जाता है कि खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचे,
क्योंकि उस ग्रहण काल में कई ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कई ऐसी नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न होती हैं। हमारे यहाँ पुराने जो ऋषि मुनि हमेशा कहा करते थे कि भाई ग्रहण काल में भोजन ना करें, ग्रहण का जो सूतक लगता है उससे पहले पानी ना पिएं, और कोशिश करें कि आप ईश्वर का ध्यान करें, ताकि आप वहाँ से लेकर जब तक ग्रहण को मोक्ष नहीं मिल जाता, यानी मोक्ष काल नहीं हो जाता, तब तक आप अपने आप को फलाहार यानी आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, ताकि वो जीवाणु किसी भी स्वरूप में आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सके। अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ अभी भी जो है कोरोना एक प्रकार से गया नहीं है, पूरा हिंदुस्तान एक प्रकार के अदृश्य वायरल बुखार से अभी भी पीड़ित है। ग्रहण काल के दौरान ही इस प्रकार के अदृश्य जीवाणु और कीटाणु उत्पन्न होते हैं, जिनसे तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए मेरा सभी जो आज के नव युवा हैं उनसे अनुरोध है कि आप यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखना चाहते हैं तो किसी भी साइंस लैब में चले जाइए, अपने सामान, खाद्य पदार्थ, पानी इत्यादि को ले जाइए, और ग्रहण काल के दौरान उसमें कितनी चीज़ें उत्पन्न होती हैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लीजिए, आप स्वयं उनको ग्रहण करने से मना करते हैं। बहुत ही तार्किक और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमने ये बात समझी कि अगर आप साइंस को मानते हैं तो साइंस के नज़रिए से भी, विज्ञान के नज़रिए से भी इसे देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये भी समझा जाए कि इस चंद्र ग्रहण के बाद राशियों के ऊपर क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये भी बताने जा रहे हैं कि किसको फ़ायदा मिल रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। तो क्या राशियों में चेंजेस होंगे आने वाले समय में? बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, देखिए सबसे पहले तो मैं मेष राशि की बात कर लेता हूँ। हालांकि ये ग्रहण हो ही मेष राशि में रहा है, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 15 दिन थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन चिंता ना करें, 15 दिन के बाद समय बहुत शानदार आने वाला है। तो केवल आप 15 दिन ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, अपने कार्य क्षेत्र में कोई नया परिवर्तन ना करें, किसी नए कार्य का प्रारंभ ना करें। हालांकि बीच में दीपावली है, बहुत सारे लोग दीपावली से कुछ नया कार्य, नई चीज़ें प्रारंभ करते हैं, तो एक सप्ताह तो आप कम से कम ध्यान रखें। 7 तारीख के बाद आपको जो करना है उसको करने की कोशिश करें, 7 से पहले थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि मंगल भी इस समय तुला राशि में चल रहा है। इस समय आपकी राशि से सप्तम भाव में बुध और सूर्य भी चल रहे हैं, ग्रहण का भी अशुभ असर पड़ेगा। हालांकि राहु आपकी राशि से निकलने वाला है, तो 15 तारीख के बाद से समय आपका स्वतः ही ठीक होगा। बात करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि से। तो वृषभ राशि से ये ग्रहण 12वें भाव में है, तो वृषभ राशि के लिए भी ये ग्रहण ठीक नहीं है। जैसा मैंने कहा कि वृषभ राशि का देश इजराइल बहुत परेशान है, तो ग्रहण 12वें भाव में पड़ रहा है, तो मानसिक रूप से अशांति होगी, व्यर्थ का खर्च होगा, विरोधी कहीं ना कहीं प्रबल होंगे, और सेहत को लेकर आप विशेष ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, और कोई भी ऐसा नया कार्य ना करें जिससे आपको परेशानी हो। अगली राशि यानी मिथुन की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि से ये ग्रहण एकादश भाव में, तो मिथुन राशि के लिए ग्रहण किसी भी रूप में कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रहण का असर होता है, और आपका राशि स्वामी इस समय अस्त होकर पड़ा हुआ है तुला राशि में, यानी सूर्य के साथ, तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। बात करते हैं कर्क राशि की। तो चूंकि चंद्रमा कर्क राशि का ही स्वामी ग्रह माना जाता है, तो आपकी राशि का स्वामी ग्रह इस समय ग्रहण के रूप में परेशान है, तो आप थोड़े से परेशानी में रहेंगे। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानी आपको हो सकती है। माता को लेकर, खासतौर से माता की सेहत को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी में थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की। तो सिंह राशि से ये ग्रहण अब भाग्य स्थान में पड़ रहा है, और चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव का स्वामी। मानसिक, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अस्थिरता की स्थिति बनेगी, मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, भाग्य उतना साथ नहीं देगा जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। एक चीज और, विरोधी कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं, वाहन को लेकर भी परेशानी बढ़ सकती है। अगली राशि की मैं बात कर लेता हूं, जो कि कन्या राशि है। पहले मैं 6 राशि पूरी कर लेता हूं, कन्या राशि की बात कर लेता हूं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण साधारण है, बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं है, फिर भी आप अपना पूरा ध्यान अवश्य रखें। ठीक है, तो पंडित जी राशियों के बारे में भी हमें बता ही रहे थे, और साथ ही क्या कुछ हम कर सकते हैं ये संक्षेप में मैं जानूंगी। और उसके साथ चूंकि हमने दर्शकों से कहा है कि कुछ जानकारी हमें 2018 के बाद 2023 में खासतौर पर उन लोगों से जुड़ी हुई जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, और क्या कुछ 2023 और 2024 में चंद्र ग्रहण के बाद राजनीति में परिवर्तन होता हुआ हम देखेंगे। पंडित जी
देखिए, राजनीति खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति, चूंकि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम लोग निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश की राजनीति कमोवेश वैसी ही होती जा रही है जो 2018 में थी। आपने देखा होगा 2018 में बड़ा नेक टू नेक चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग एक दूसरे के आसपास ही खड़े हुए थे और मुश्किल से 6 या 7 सीटों का फर्क हमने मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा। हालांकि छत्तीसगढ़ चूंकि मेष राशि का स्टेट है तो वहां पर उसका उतना असर नहीं होगा, वहां तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। परंतु मध्य प्रदेश में आपको देखना पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के सामने आमने खड़ी हुई हैं, यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अंतर केवल 5 से 7 सीटों का ही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 109 से 110 सीटें मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस विधानसभा चुनाव 2023 में जो 3 दिसंबर को जिसके परिणाम जारी होंगे उसमें प्राप्त होगा। वहीं कांग्रेस 116 से 117 सीटों के आसपास कांग्रेस रहेगी, यानी कुल मिलाकर 6 से 7 सीटों का अंतर रहेगा और 3 से 4 निर्दलीय या अन्य पार्टी के लोग जीतेंगे। तो इस प्रकार से कांग्रेस और मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें एक प्रकार से पुनः अस्थिरता का दौर आपको आने वाले दिनों में फिर दिखाई देगा। इसमें चंद्र ग्रहण का भी असर है, इसमें हमारे मध्य प्रदेश की कुंडली का भी असर है। और आप देखिए कि हर बार जब भी चुनाव होते हैं, आपको याद होगा पिछले बार भी मैंने आपसे इसी स्टूडियो में अनादि टीवी के माध्यम से ही कहा था कि आपको मध्य प्रदेश में अस्थिरता देखने को मिलेगी और फिर वही स्थितियां इस बार पुनः, यानी इस बार हम फिर निर्दलियों को ही किंग मेकर बनता हुआ जरूर। पंडित जी, एक छोटा सा उपाय, क्या कुछ करना चाहिए चंद्र ग्रहण में? देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, चंद्रमा से जुड़ा हुआ बहुत साधारण सा उपाय है कि आप भगवान शिव का मन में ध्यान रखें, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है। उनका जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, सभी को उसका पाठ करना चाहिए। के साथ जो जाप आपको करना है ओम नमः शिवाय का करना है। इससे ओम नमः शिवाय से बड़ी कोई बहुत कोई बड़ी चीज़ भी नहीं होती है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, तमाम बिंदुओं पर आपने चर्चा की और इसमें हमने राजनीति को भी जोड़ा, क्योंकि चंद्र ग्रहण न केवल आम जन को प्रभावित करता बल्कि बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करता। हमने गाजा को लेकर भी बात की, हमने इजराइल हमास युद्ध को लेकर भी बात की और साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर भी बात की और इसके साथ ये भी जानने की कोशिश की कि घर में अगर आप हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, खासतौर पर गर्भवती महिलाएं ना, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 बजे से लग जाएगी सूतक, उसके बाद ग्रहण का समय जो दिया गया है स्पर्श काल 1:05 का और मोक्ष काल 2:23 का। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।